नमस्कार। हम सब जानते हैं कि देश के बड़े फैसले कैबिनेट लेती है। पार्लियामेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, ये शब्द हम रोज सुनते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या असल में सारे बड़े फैसले 30-40 मंत्रियों की उस बड़ी सी मीटिंग में लिए जाते हैं, या फिर सत्ता का एक हिडन वायरिंग सिस्टम है जो पर्दे के पीछे काम करता है? आज हम सरकार के उसी डिसीजन मेकिंग इंजन रूम की पड़ताल करेंगे, कैबिनेट कमिटीज। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंडियन पॉलिटिक्स की सतह के नीचे काम करता है, लेकिन सरकार की जो डायरेक्शन है वो यहीं से तय होती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। हाँ, खास तौर पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। देखिए, प्रीलिम्स में सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इन कमिटीज का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, या फिर वो बहुत पॉपुलर सवाल सुपर कैबिनेट किसे कहते हैं, हाँ, ये तो कई बार पूछा गया है, को अनकवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये कैबिनेट कमिटीज हैं क्या? इनका फंडामेंटल पर्पस क्या है? क्या ये सिर्फ काम बांटने का एक तरीका है? एग्जैक्टली। आप इसे डिवीजन ऑफ लेबर के प्रिंसिपल पर आधारित एक मैकेनिज्म समझ सकती हैं। अच्छा। देखिए, कैबिनेट के पास 100 तरह के काम हैं। इकोनॉमी, सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, अ लिस्ट गोज ऑन। हाँ, बहुत विशाल कार्य क्षेत्र है। अब ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हर छोटे बड़े पॉलिसी इशू पर पूरी कैबिनेट एक साथ बैठे और घंटों डिबेट करे। सही बात है। इसलिए काम को मैनेज करने के लिए, स्पेसिफिक इश्यूज को हैंडल करने के लिए ये छोटी, ज्यादा फोकस कमिटीज बनाई जाती हैं। इनमें 3 से 8 मंत्री होते हैं जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर गहराई से विचार विमर्श करते हैं। मतलब ये कैबिनेट का वर्कलोड मैनेज करने का एक टूल है। लेकिन इनकी लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडिंग क्या है? क्या इनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है? यहीं पर एग्जाम के लिए पहला और सबसे क्रिटिकल पॉइंट आता है। हाँ। एस्पिरेंट्स को ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। कैबिनेट कमिटीज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल? जी, यानी ये संविधान नेत्र निकाय हैं। इसका साफ मतलब है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में कैबिनेट कमिटीज का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, ये पॉइंट बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल में फर्क? हाँ, बिल्कुल करता है। तो इसका मतलब ये कमिटीज लीगल तो हैं, बस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। आपने बिल्कुल सही न्यूआंस पकड़ा है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो संविधान के किसी प्रावधान के खिलाफ हो, उसका उल्लंघन करती हो। ठीक है। जबकि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसका जिक्र संविधान में नहीं है पर वो गैर कानूनी भी नहीं है। तो फिर इन्हें लेजिटिमेसी कहाँ से मिलती है? इन कमिटीज को अपनी लेजिटिमेसी रूल्स ऑफ बिजनेस से मिलती है, जो सरकार के कामकाज को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए नियम है। अच्छा, रूल्स ऑफ बिजनेस। जी, सो दे आर लीगल एंड प्रोसीजरल बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। प्रीलिम्स में ऑप्शंस में कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल देकर कंफ्यूज किया जाता है। ऑन द करेक्ट आंसर इज ऑलवेज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। ऑलवेज। तो अगर ये समितियां इतनी जरूरी हैं, तो क्या ये हमेशा से मौजूद रही हैं, या जरूरत पड़ने पर बनती बिगड़ती रहती हैं? ये सवाल हमें इनके टाइप्स पर ले आता है। मुख्य रूप से ये 2 तरह की होती हैं। पहली है स्टैंडिंग कमिटीज, यानी स्थायी समितियां। स्टैंडिंग मतलब परमानेंट? बिल्कुल, ये परमानेंट नेचर की होती हैं। जैसे देश को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी मामलों पर हमेशा ही ध्यान देना होता है, तो इन विषयों पर स्टैंडिंग कमिटीज बनी रहती हैं। सरकारें बदल जाती हैं पर ये समितियां मौजूद रहती हैं। और दूसरी होती हैं एडहॉक कमिटीज, यानी तदर्थ समितियां। ये टेम्परेरी होती हैं। एडहॉक? जी, इन्हें किसी खास मकसद, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। जैसे ही वो काम पूरा हो जाता है, कमिटी को डिसॉल्व कर दिया जाता है। मतलब भंग कर दिया जाता है? हाँ। क्या इसका कोई ठोस ऐतिहासिक उदाहरण है जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए? एक क्लासिक एग्जाम्पल है 1962 के चाइना इन्वेजन का। अच्छा। उस युद्ध के बाद जो एक नेशनल इमरजेंसी की स्थिति बनी, उसकी समीक्षा के लिए एक इमरजेंसी कमेटी का गठन किया गया था। तो उसका काम क्या था? उसका काम था ये देखना कि हमसे कहाँ चूक हुई, हमारी इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुई, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस में क्या कमी थी और भविष्य के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। और रिपोर्ट देने के बाद? जैसे ही इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, इसका काम खत्म हो गया और इसे भंग कर दिया गया। ये एडहॉक कमेटी का एक टेक्स्ट बुक केस है। ठीक है, तो ये कमिटीज बनती कैसे हैं? इन्हें बनाने की पावर किसके पास है, और इसमें मेंबर्स कौन होते हैं? इनका गठन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, as per the exigencies of the time and the requirements of the situation। यानी समय और परिस्थिति की मांग के अनुसार। बिल्कुल। प्रधानमंत्री को लगता है कि इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ पर फोकस करने की जरूरत है, तो वो उस पर एक कमेटी बना सकते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है,
तो उस पर एक कमेटी बन सकती है। ये पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर के विवेक पर निर्भर करता है। और इनकी मेंबरशिप, क्या नाम के मुताबिक इसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं? जनरली यस, ज्यादातर मेंबर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं, लेकिन यहीं पर एक इंपॉर्टेंट डिटेल है जो अक्सर मिस हो जाती है। क्या? प्रधानमंत्री चाहें तो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी इनका सदस्य बना सकते हैं। अच्छा। इतना ही नहीं, किसी विषय के एक्सपर्ट, जैसे मान लीजिए साइबर सिक्योरिटी पर कोई कमेटी बनी, तो उसमें किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट या एक्सटर्नल एक्सपर्ट को भी शामिल किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। ये तो इंटरेस्टिंग है। अब एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, इन कमेटीज का गठन प्रधानमंत्री करते हैं और सुना है कि ज्यादातर जरूरी कमेटीज के अध्यक्ष भी वही होते हैं। हाँ, ये सही है। तो क्या इससे पावर जरूरत से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी पीएमओ में कॉन्सेंट्रेट नहीं हो जाती? क्या ये कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? ये एक बहुत ही वैलिड और डीप क्वेश्चन है जो गवर्नेंस के कोर कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। देखिए, रूल ये है कि अगर प्रधानमंत्री किसी कमेटी के सदस्य हैं तो बाय डिफॉल्ट वही उसके चेयरमैन होंगे। और अगर वो सदस्य नहीं है? अगर वो सदस्य नहीं है तो वो किसी और सीनियर मिनिस्टर जैसे होम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर को चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं। तो पावर कॉन्सेंट्रेशन वाली बात पर आपका क्या कहना है? आपका सवाल कि क्या इससे पावर कॉन्सेंट्रेट होती है, इसका जवाब हाँ है। पीएम का इन कमिटीज का अध्यक्ष होना उन्हें पॉलिसी मेकिंग पर जबरदस्त कंट्रोल देता है। इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं? मेंस के लिए जरूरी होगा। बहुत जरूरी। देखिए, पक्ष में तर्क दिया जाता है कि इससे डिसीजन मेकिंग फास्ट और डिसाइसिव होती है। पीएम की लीडरशिप में मिनिस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है और पॉलिसी पैरालिसिस से बचा जा सकता है। और विपक्ष में? विपक्ष में, जैसा आपने कहा, ये तर्क दिया जाता है कि ये कैबिनेट के कलेक्टिव नेचर को वीकन करता है। सत्ता कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में सिमट कर रह जाती है और बाकी मिनिस्टर्स की भूमिका कम हो जाती है। मेंस की जीएस पेपर 2 में एनालिसिस के लिए पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब इनके फंक्शंस पर आते हैं। हमने ये तो समझा कि ये कैबिनेट का वर्कलोड कम करती हैं, पर क्या ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडीज हैं जो सलाह देकर पीछे हट जाती हैं, या इनके पास रियल पावर भी है? ये इश्यूज को डीपली एनालाइज करती हैं, मिनिस्ट्रीज के बीच मतभेदों को सुलझाती हैं और पॉलिसी प्रपोजल्स तैयार करती हैं। और सबसे जरूरी बात, ये निर्णय भी लेती हैं। अच्छा, डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं ये। हाँ, दे आर डिसीजन मेकिंग बॉडीज। ये जरूर है कि कैबिनेट चाहे तो इनके फैसले को रिव्यू या ओवरटर्न कर सकती है, लेकिन 99% केसेस में जो फैसला कमेटी ले लेती है, कैबिनेट उस पर मुहर लगा देती है। यहीं इनकी असली ताकत छुपी है। अब अगर हम आज की बात करें तो कौन सी कमेटी सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती है? वर्तमान में 8 समितियां कार्यरत हैं, लेकिन इनमें से कुछ हैं जो गवर्नमेंट का कोर फंक्शन चलाती हैं। इनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, सीसीपीए। सीसीपीए? जी, हर एस्पिरेंट को यह नाम याद होना चाहिए। सीसीपीए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसा क्या खास है इसमें? इसे पॉलिटिकल सर्कल्स में और गवर्नेंस एक्सपर्ट्स के बीच इनफॉर्मली सुपर कैबिनेट कहा जाता है। सुपर कैबिनेट? जी, आप शब्द का वजन समझिए। देश की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हर बड़ा, संवेदनशील और स्ट्रैटेजिक मामला यहीं तय होता है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन से जुड़े मुद्दे हों, किसी पड़ोसी देश के साथ तनाव हो या कोई बड़ा सामाजिक राजनीतिक कानून लाना हो, वो सब पहले सीसीपीए में डिस्कस और फाइनलाइज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के सबसे बड़े फैसले जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं, वो पूरी कैबिनेट के सामने जाने से पहले ही इस छोटी शक्तिशाली मंडली में तय हो जाते हैं। बिल्कुल। ये शासन को कुशल बनाता है, पर क्या ये लोकतंत्र में शक्ति के केंद्रीकरण का वही खतरा नहीं है जिसकी हम बात कर रहे थे? बिल्कुल, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। एफिशिएंसी के लिए पावर का कंसोलिडेशन जरूरी लगता है, लेकिन डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। सीसीपीए इसी बहस के केंद्र में है। तो प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है सुपर कैबिनेट और मेंस के लिए इसका एनालिसिस। करेक्ट। सीसीपीए के अलावा और कौन सी कमिटीज की हैं, जैसे अपॉइंटमेंट्स कमेटी? अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, एसीसी, ये दूसरी सबसे पावरफुल कमेटी है। इसका क्या काम है? देश की पूरी टॉप ब्यूरोक्रेसी, सेक्रेटरीज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के चीफ्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड्स, इन सब की नियुक्ति पर आखिरी फैसला एसीसी ही लेती है। बाप रे, ये तो बहुत पावरफुल है। आप सोचिए, जो कमेटी देश के टॉप ऑफिशियल्स को अपॉइंट करती है, उसका गवर्नमेंट मशीनरी पर कितना कंट्रोल होगा। ट्रेडिशनली इसमें सिर्फ 2 सदस्य होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। और सुरक्षा के मामलों के लिए? उसके लिए है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सीसीएस, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस डील्स, इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, एटॉमिक एनर्जी से जुड़े सभी मामले सीसीएस देखती है।
बड़े रक्षा सौदे भी? हाँ, देश की सेनाओं से जुड़े बड़े फैसले, बड़े रक्षा सौदे, ये सब यहीं फाइनल होते हैं। सीसीएस में प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो हमने कैबिनेट कमिटीज की पूरी एनाटॉमी समझ ली, लेकिन मैंने एक और टर्म सुना है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, GOM। ये क्या है? जब कमिटीज पहले से ही हैं, तो फिर GOM की क्या जरूरत पड़ी? बहुत अच्छा सवाल है। गोएम्स भी एडहॉक बॉडीज की तरह ही हैं, जिन्हें किसी स्पेसिफिक इशू को देखने के लिए बनाया जाता है। तो फिर फर्क क्या है? इनके बनने के पीछे का कारण और इनकी फंक्शनिंग में एक सटल डिफरेंस है। कई बार जब कोई इशू एक से ज्यादा मिनिस्ट्रीज के बीच फंस जाता है और कैबिनेट कमेटी के लेवल पर भी नहीं सुलझता, तो उसे सुलझाने के लिए एक डेडिकेटेड गोएम बना दिया जाता है। The idea was to fast-track decision making by cutting through interministerial red tape. तो फिर कैबिनेट कमेटी और GOM में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? The key difference lies in the mandate. गोएम्स को अक्सर कैबिनेट की तरफ से ही निर्णय लेने के लिए एम्पावर कर दिया जाता है। अच्छा, मतलब उनका फैसला ही कैबिनेट का फैसला मान लिया जाएगा। उसे दोबारा कैबिनेट में रैटिफाई कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उन्हें बहुत पावरफुल और अजाइल बनाता है, एटलीस्ट ऑन पेपर। ऑन पेपर। इसका मतलब असल में कहानी कुछ और है। क्या इनके कामकाज का कोई वैल्यूएशन हुआ है? हाँ, और यहीं पर मेंस GS पेपर 2 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस आता है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन या सेकंड ARC। सेकंड ARC। हाँ, इनकी रिपोर्ट्स गवर्नेंस पर बाइबल मानी जाती हैं। बिल्कुल। सेकंड ARC ने गोएम्स के फंक्शनिंग पर बहुत क्रिटिकल टिप्पणी की है। कमीशन ने क्या पाया? ये इफेक्टिव क्यों नहीं थे? कमीशन ने पाया कि गोएम्स अक्सर लेस इफेक्टिव साबित हुए हैं। लेस इफेक्टिव? जी, और इसके पीछे के कारण बहुत प्रैक्टिकल हैं। पहला, इनकी नियमित बैठकें नहीं होती। दूसरा, जब बैठकें नहीं होंगी तो जाहिर है निर्णय लेने में देरी होगी। लेकिन ये तो अजीब है, बने थे तेजी लाने के लिए। असल में होता यह है कि गांव में जो मंत्री होते हैं वो पहले से ही अपने अपने मंत्रालयों के काम के बोझ तले दबे होते हैं। उनके लिए अलग से समय निकालना एक चुनौती होती है, और कभी-कभी मंत्रालयों के बीच हितों का टकराव भी होता है, जिससे सहमति बनाना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो एक पैराडॉक्स हो गया, जो मैकेनिज्म तेजी लाने के लिए बनाया गया वही देरी का कारण बन गया। एग्जैक्टली। तो सेकंड ARC ने क्या सिफारिश की? ARC ने कहा कि गॉम्स का इस्तेमाल बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से, बहुत ही स्पेयरिंगली किया जाना चाहिए। मतलब बहुत सोच समझ कर? हाँ, हर छोटे मोटे इंटर मिनिस्टेरियल इशू के लिए गॉम बनाने की जो कल्चर बन गई है उसे बंद करना चाहिए, और जब कोई गॉम बने तो उसे क्लियर मैंडेट और एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन दी जानी चाहिए ताकि वो अपना काम समय पर पूरा करे। ये तो गवर्नेंस इन प्रैक्टिस की एक बेहतरीन केस स्टडी है। चलिए, इस पूरी चर्चा के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेकअवेज है उन्हें एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जरूर। पहला, कैबिनेट कमिटीज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। इनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बल्कि रूल्स ऑफ बिजनेस में है। ठीक है। दूसरा, ये दो प्रकार की हैं, स्टैंडिंग यानी परमानेंट और एड हॉक यानी टेम्परेरी। बिल्कुल। तीसरा, इनका गठन प्रधानमंत्री करते हैं और ज्यादातर महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता भी वही करते हैं। चौथा, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स CCPA को इसकी इमेंस पावर के कारण सुपर कैबिनेट कहा जाता है। करेक्ट। पांचवा, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स GOMs को कैबिनेट की तरफ से सीधे फैसला लेने के लिए एम्पावर किया जा सकता है। लेकिन छठा और अंतिम पॉइंट, सेकंड ARC ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि GOMs अक्सर इनइफेक्टिव होते हैं क्योंकि उनकी नियमित बैठकें नहीं होती और वो निर्णय लेने में देरी करते हैं। इसलिए इनका उपयोग सिलेक्टिवली होना चाहिए। एग्जैक्टली। ये 6 पॉइंट्स इस पूरे टॉपिक का क्रक्स हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा थी जिसमें हमने न सिर्फ फैक्ट्स को देखा बल्कि उनके पीछे के गवर्नेंस प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिकल चैलेंजेस को भी समझा। और जाते जाते सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता हूं। जी बताइए। जैसा कि सेकंड ARC ने भी इशारा किया, क्या इन समितियों और मंत्री समूहों की बढ़ती संख्या और ताकत शासन में कुशल कार्य विभाजन और स्पेशलाइजेशन का प्रतीक है, या ये कोर कैबिनेट की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में आ रही कमी का एक लक्षण है? इज इट अ साइन ऑफ एफिशिएंसी और अ सिम्टम ऑफ वीकनेस? बहुत ही गहरा सवाल है। इस क्रिटिकल लेंस से इस टॉपिक को देखने पर अंडरस्टैंडिंग और भी गहरी हो